सो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट ज्वाइन करो। गुड मॉर्निंग बेटा। ठंडी ठंडी। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे रहे आपके दिन? ठीक है, सैटरडे संडे इतने दिन बाद बताओ पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और बताओ सारी चीजें अच्छी चल रही हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई मस्त चल रही है? गुड मॉर्निंग बेटा। नाम लिए मेरा? नहीं लिया। अरे अभिषेक, गलती हो गई, नाम नहीं ले पाया, बताओ। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। नाम लेने के लिए मुझे थोड़ा आगे आना पड़ेगा। ठीक है, काजल, रोशन, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभिषेक, जय हिंद बेटा। ठीक है, बच्चे धमकी देने लगते हैं, नाम लिए मेरा। हाँ, जय हिंद। जय हिंद बच्चे। ठीक है, सो स्टार्ट करें। किसी का कुछ डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई डाउट है? रिकॉर्डेड क्लास देखी थी? आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूं। रिकॉर्डेड क्लास मत देखो। ऑनलाइन जब भी लाइव हो रहा है ना, उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा एक अलग ही फीलिंग आएगा, आपको लगेगा हाँ सामने से स्टडिंग। अच्छा, मेरे बिन बेकार है दिन। ये देखो तकिया कलाम बना रहे हैं, रुको एक सेकेंड। आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ ठीक है, हमारे नए बच्चे आ रहे हैं। सही है, जो भी बाद में क्लासेस देख रहे हैं वो सभी ज्वाइन करो। सुबह आओ, उठो, थोड़ा जोश लाओ। खुश रहो मेरे बच्चे। राज पांडे, राधे राधे, जय हिंद। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। मंगेश, गुड मॉर्निंग। देख रहे हो बच्चे आदत दिला देते हैं, मेरा नाम बोलना है, मेरा नाम नहीं बोले। हाँ, इस क्लास में कोई डाउट था? प्रेसिडेंट वाली क्लास में कोई डाउट है इससे पहले? गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आप स्टार्ट करें? सर उठ तो 4 बजे ही जाते हैं। ठीक है, जन जन में बस ये वो का। अरे दुर्गेश सर की जयकार हो या ना हो, तुम पढ़ो पहले। हाँ, ये तकिया कलाम इनके चालू हो गए। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बस जय हिंद, गुड मॉर्निंग हो गया। किसी का कोई डाउट नहीं है? डाउट या तो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, डाउट आता ही नहीं है, या फिर तुम पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, क्लास में ही सब समझ में आ जाता है। पढ़ो, डाउट्स पूछो। तो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी से स्टार्ट की थी। अच्छा, दौड़ने जाते हैं? हाँ बच्चे दौड़ने तो जाते ही है, ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे दौड़ने जाते होंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस, पिछली 2 क्लासेस में आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया गया। बताओ, प्रेसिडेंट बनने से पहले सबसे पहले आप क्या देखे होंगे? कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले आप क्या देखते हैं? आप एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा हमने प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था बताओ? ठीक है, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, और ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी है किसी भी तरीके से, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन अपने दिमाग से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, लेकिन समझना जरूर है। अच्छा, जूम पे लाइव होता तो कितना अच्छा था। हाँ, और सारे लोग ना उठ जाओ, मतलब उठ जाओ, जाग जाओ, ऐसे आंखें खोलो बड़ी सी। राम राम बेटा। चलो ठीक है, अभी ना पूरा फोकस यहाँ करो, अब कोई कमेंट मत करो। ठीक है, अब पूरा फोकस यहाँ करो। तो सुनो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज अगर कंप्लीट है। ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करते हो, और एलिजिबल हो लोकसभा के सदस्य बनने के। लोकसभा के सदस्य बनने के एलिजिबल हो, मतलब ऐसा नहीं कि लोकसभा के सदस्य हो। आप बताओ, आप किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, मतलब आप वो हो नहीं चलेगा, बट एलिजिबल हो तो यू कैन अप्लाई। जय हिंद बेटा। बच्चों का नाश्ता भी हो गया। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन में मैंने आपको बताया कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं स्टेट्स के, उसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या बताया था? दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली और पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जम्मू कश्मीर नहीं बोला था। ठीक है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, बोल रहा है कि सर जम्मू कश्मीर से 4 लोग भाग लिए, तो उनका नाम भी भेज रहा है वो कि ये 4 लोग थे, बताओ आपने गलत। अरे भाई, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लोकसभा, लोकसभा से वो चुन के गए थे ना, तब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
ठीक है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे ही कुछ भी ओवर थिंकिंग मत करना। बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया था ना, बड़ी बड़ी जो किताबें हैं उन पे भरोसा मत करना, उसमें बहुत गलती है। मतलब मैं आपको गलती ऐसे गिना के अपना महानता नहीं साबित करना चाहता, बट गलती है, ठीक है, बहुत जगह है। सेंटर स्टेट रिलेशन में देखोगे तो वहां बिल पासिंग में गलती है, ठीक है। आप रिजर्वेशन में देखोगे जो लोकल म्यूनिसिपालिटीज में होता है, तो वहां पे लक्ष्मीकांत में लिखा गया है कि 1/3 वीमेन के लिए रिजर्वेशन, जबकि 1/3 नहीं है, मिनिमम 1/3 होना चाहिए। मिनिमम 1/3 होना चाहिए मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बिहार में 50% है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, तो आपको जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस पर भरोसा करना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, कौन भाग ले सकता है, जितने इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस है, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड, मतलब राज्यसभा के इलेक्टेड सारे मेंबर्स और लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहां के, स्टेट्स के, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के, समझ में आया, सिर्फ ये दो जगह के और नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल देखेंगे आर्टिकल 169 के तहत आता है, ठीक है। क्रिएशन किया जाता है और एबोलिशन किया जाता है, तो 6 स्टेट्स में है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, तो जम्मू एंड कश्मीर में अब है नहीं, ठीक है। तो कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ठीक है, और महाराष्ट्र में है। तो बस इस 6 जगह पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इनके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। फिर मैंने इनका वोट वैल्यू निकालना बताया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इतना कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश की थी को आप समझ में आ ही गया होगा। एक बच्चा पूछ रहा है डेली करंट अफेयर्स कब से चलेगा, बता दो, सब बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी ना जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसको पढ़ो, सारी चीजें होंगी, ऐसा कुछ है नहीं कि छूटेगा, डेली करंट अफेयर्स भी चलेगा। अब इनको ना धीरे धीरे टेंशन आएगा हमारी हिस्ट्री कब होगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेना भाई। आपने जब एडमिशन ले लिया तो वो हमारी जिम्मेदारी है, मतलब वो सारी चीजें करने का, आप जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना पढ़ो, सारी चीजें पूरी कराई जाएंगी, ठीक है। और टेंशन मत लो कि कोई चीज छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस अच्छे से पढ़ो। एक बच्चा पूछ रहा है डाउट क्या है, डाउट है तो पूछो डाउट डायरेक्टली। अब सुनो, आपको इमरजेंसीज पढ़ाई जाएंगी, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो इमरजेंसीज, डिफरेंट टाइप के इमरजेंसीज होती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी होता है आर्टिकल 350 के 52 के तहत, समझ में आया। इमरजेंसी प्रोविजन देखेंगे 351 से लेकर 360 तक देखेंगे हम। इसमें क्या है, 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी एक भी बार नहीं लगी है। तो नेशनल इमरजेंसी देखेंगे, ये सिर्फ 3 बेसिस पे लग सकता है कि एक तो डाउट है लोकसभा की पावर क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। बच्चा पूछ रहा है लोकसभा की पावर क्या होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनिशियली एक ही क्लास में आप सब नहीं सीख जाओगे, आपको टाइम लगेगा, इसलिए धीरे धीरे। मैं कह रहा हूं अगर एक ही क्लास में पूरे फैक्ट्स बता दूंगा ना, तो तुम पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा तब समझ में आएगा, अभी प्रीवियस क्लास का मैं समझा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि जो नेशनल इमरजेंसी वगैरह है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी वो 3 बेसिस के आधार पर लगता है, मतलब मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो आप टेंशन मत लेना। तो एक तो क्या हो गया, आर्म्ड रिविलियन हो गया, ठीक है। और दूसरा वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, वहां और करके है, कॉन्स्टिट्यूशन में और करके है, तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बताओ, कोई कंट्री अगर एग्रेशन दिखाए, तो ये 3 ग्राउंड है। वैसे ही 356 में देखेंगे कि जब राज्य जो है वो बातें नहीं मानता, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। और 356 और 365 में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रेसिडेंट रूल में, दोनों ही प्रेसिडेंट रूल होते हैं, ठीक है, बताऊंगा। और ऐसे ही 360 नेशनल इमरजेंसी फाइनेंस के लिए, जब ऐसा राष्ट्रपति को प्रतीत हो, राष्ट्रपति को कुछ अपने आप प्रतीत नहीं होता, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करता है। तो जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि फाइनेंशियल कंडीशन देश की सही नहीं है, तो उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट रिजाइन देना चाहे तो किसको देगा सर, मैंने क्या बताया था, प्रेसिडेंट बताओ वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा, ठीक है। लेकिन शपथ ग्रहण कब करेगा, शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज करवाएंगे। अब सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मत रट लेना, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अब्सेंट रहेंगे, तो जो उनके नीचे रहेंगे वो करवाएंगे, फिर उनके नीचे जो रहेंगे वो करवाएंगे, तो ये समझ लेना।
ठीक है, अब यहां समझते हैं। ठीक, सुनो, वीटो समझ लेते हैं, क्योंकि वीटो इसके बाद तो समझोगे नहीं, तो वीटो पावर अभी समझ लो। अब कोई कोई क्वेश्चन मत पूछो, अब जो समझा रहा हूं वहां समझो, नहीं तो भूल जाओगे फिर। तो प्रेसिडेंट के कुछ वीटो पावर होते हैं। प्रेसिडेंट के क्या होते हैं, कुछ वीटो पावर होते हैं, वो आर्टिकल 111 में दिया गया है। अब इतना सिंपल है, ठीक है, 111। अब इसमें 3 वीटो दिए गए हैं, कितनी बार 1 है बताओ, 3 बार, तो याद कर लेना। याद करने से कुछ नहीं होगा। आप सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या करवाते हैं बताओ उनको, राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या करवाएंगे राष्ट्रपति को, शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। अब यहां देखो, पूरा दिमाग यहां लगाओ। तो जो वीटो पावर है, आर्टिकल 111 क्या कहता है, वो सिंपल सा ये कहता है राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति हैं वो कोई भी बिल अगर उनके पास आता है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब विदहोल्ड कर सकते हैं। विदहोल्ड मतलब मना कर सकते हैं, मैं साइन ही नहीं करूंगा। एक काम ये हो गया, ठीक है। दूसरा है कि रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं, मतलब मान लीजिए कोई पार्लियामेंट से बिल बिल मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अब सुनो, देख ही लो ना, विल भी देख ही लो तुम। अब सुनो, मान लो कोई भी बिल है, ये मान लो बिल है। अब ये इनिशिएट किया गया, अब ये कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है। मतलब मान लो कोई कानून बनाना है, चाहे वो साधारण कानून हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, चाहे मनी बिल हो, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 2 हो, वो हम बाद में समझेंगे जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी सुनो, नॉर्मल जो आपको पॉकेट वीटो समझा रहा हूं वो समझो। मान लो अगर कोई बिल है जो पास होने के लिए, कानून बनने के लिए, सिंपल भाषा, आप अपनी भाषा में समझो, कानून बनने के लिए वो किसी भी हाउस में गया, चाहे वो राज्यसभा में जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में जा सकता है, कोई एक दो बिल छोड़ के, जैसे कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 को छोड़कर और मनी बिल को छोड़कर, ठीक है। तो बिल कहीं भी जा सकता है, ये दोनों बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 और जो मनी बिल होता है सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। लेकिन जो बाकी बिल है वो कहीं से भी पास होने स्टार्ट हो सकते हैं। तो बिल जो है वो किसी भी हाउस में गया, मान लो राज्यसभा में गया या लोकसभा में गया, सुनो, जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, फर्स्ट हाउस कौन होता है, जहां पे कोई बिल इंट्रोड्यूस हो जाए। तो कभी राज्यसभा भी फर्स्ट हाउस हो सकता है, कभी लोकसभा भी फर्स्ट हाउस हो सकता है। समझ में आया? तो कंफ्यूज मत होना कि वो अपर हाउस है, फर्स्ट हाउस बोला जाता है, कहा जाता है, एक अलग बात है, ठीक है। मैं बताऊंगा, सुनो, जितना बताया जा रहा है बस अभी उतने पे ध्यान दो। देखो, तो मान लो कोई बिल है, अब वो मान लो चलो पहले लोकसभा में था, अभी वो राज्यसभा में गया और दोनों जगह से पास हो गया। विद होल्ड वाला, अभी ज्वाइंट सेशन वाला वो सब भूल जाओ, अभी राष्ट्रपति का वीटो पढ़ा रहा हूं तो इसलिए इस पे फोकस करो बस। अब ये जैसे ही दोनों सदन से पास हो गया, अब वो कहां जाएगा बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं। अब ये पावर्स स्पेशली आर्टिकल 311 में, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई ये बोले ना, ठीक है, कि पहली बात तो ये पॉकेट पॉकेट वॉकेट सॉकेट ये सब दिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, शब्द नहीं मेंशन है, ठीक है। सिर्फ ये मेंशन है कि वो रोक सकता है, वो रिकंसिडरेशन के लौटा सकता है। ऐसा पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो ऐसा मेंशन नहीं है। बात समझ आया? उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, अपनी सहमति देने से मना कर सकता है, और उसको एक्चुअली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड नहीं है कि राष्ट्रपति कोई बिल कितने टाइम में पास करेगा। जब ये डिफाइंड नहीं कितने टाइम में पास करे तो कभी भी पास करे। बस ये लिखा है कि जल्दी से जल्दी पास करेगा। वो जल्दी से जल्दी का मतलब चाहे 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 1000 साल में पास करे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है, एक बच्चा पूछ रहा है। तो बिल और एक्ट में सिर्फ सिंपल सा ये डिफरेंस है कि जैसे ही बिल पास होता है, राष्ट्रपति का असेंट लगता है, वो एक्ट बन जाता है, मतलब पूरी की पूरी तरह कानून बन जाता है, ठीक है। बिल इनिशिएट हो जाता है, वो पास नहीं हो पाता। जब तक पास नहीं हो पाता तब तक उसको बिल कहते हैं। अब यहां ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, एक तो असेंट देंगे उसको, क्या देंगे बताओ, ही विल गिव असेंट। असेंट दिया उन्होंने कि क्या हुआ बताओ, बिल हो गया
पास, और ये बन गया क्या, एक्ट। ठीक है, तो यहां तो दिक्कत ही नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं वीटो। ठीक है, तो यहां पे वो तीन काम कर सकता है। ठीक है, एक तो पॉकेट वीटो होता है, दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, और तीसरा क्या होता है बताओ, सस्पेंसिव वीटो होता है। अब सुनो, एकदम सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल है, तो किसी को कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक, अब सुनो बहुत ध्यान से, नाम से क्या लग रहा है, पॉकेट वीटो। पॉकेट में रख लिया, पॉकेट में रख लिया मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल है। पॉकेट में रख लिया मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम से समझो। अगर मैं लिख के बताऊंगा और ज्यादा तो, और लिखने से कुछ नहीं होगा, समझो। तो पॉकेट वीटो क्या है, मैंने क्या बोला, आर्टिकल 111 में सिर्फ ये लिखा है, तीन चीजें लिखी है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो सहमति दे देगा, सहमति देगा दे देगा तो फिर वीटो की बात ही नहीं आती। वीटो का मतलब यह है कि अनुमति, जो अनुमति देना है उसको या तो रोक ले, ठीक है, उसको या तो साइन ही ना करे, या फिर उसको मना कर दें कि मैं साइन करूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया, अगर उन्होंने मना कर दिया तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है अत्यांतिक। अत्यांतिक मतलब एकदम हद हो गई। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा हद क्या हो सकता है, राष्ट्रपति मना ही कर दे कि मैं भाई मैं साइन करूंगा ही नहीं। तो उन्होंने बिल को क्या कर दिया बताओ, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, यहां पे विद होल्ड लिखा है। अब विद होल्ड का मतलब ऐसा पकड़ के बैठना नहीं है, विद होल्ड का सीधा सा मतलब हो गया रिजेक्ट। क्या है, रिजेक्ट, समझ में आया। तो एब्सोल्यूट वीटो का सिर्फ इतना मतलब है कि रिजेक्ट कर दिया। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है बताओ, हाँ, किप्ट एंड नॉट साइनिंग, मतलब वो साइन ही नहीं कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने, रख लिया है अपने पास, वो बिल को साइन ही नहीं कर रहे हैं। और सस्पेंसिव वीटो का मतलब एकदम सिंपल सा है। ठीक है, यहां पे लिख दूं, नहीं, मतलब वो काम करना ही नहीं जो आप पूरे मन से काम करना है ना, कि आपको दिखे ही ना। सस्पेंसिव वीटो एकदम सिंपल सा है बच्चे। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या है, कि रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। बताओ एकदम सिंपल है कि नहीं। मैंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट पहला काम, अगर वो असेंट कर दिए तो ठीक है, असेंट कर दिए मतलब सहमति दे दिए तो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। अब वो सहमति नहीं दिए तो तीन काम कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, अब आर्टिकल 111 में लिखा है कि वो जल्दी से जल्दी बिल को साइन करके भेजेंगे, जल्दी से जल्दी बिल को साइन करके भेजेंगे। अब बताओ वो जल्दी से जल्दी तो कुछ भी हो सकता है, दिन तो दिया नहीं अब उसमें। अब वो चाहे 1 साल रखें, 10 साल रखें, 20 साल रखें, 1 करोड़ साल रखें, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। वो जल्दी से जल्दी ही है उनके लिए, ठीक है, 1 करोड़ साल भी जल्दी से जल्दी है। तो इसी को बोला गया पॉकेट वीटो, क्योंकि समय डिफाइंड नहीं है, बस जल्दी से जल्दी लिखा है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया पॉकेट वीटो, एकदम सिंपल है, उसको कहां रख लिया, पॉकेट में। एब्सोल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया अत्यांतिक होता है। अब सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब बिल को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया, ठीक है, उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या हाउस को, लोकसभा को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं इस पे साइन करूंगा ही नहीं। समझ में आया, ठीक है। उन्होंने हाउस को, मतलब लोकसभा से कंफ्यूज मत होना, लोकसभा बोल दिया तो मतलब राज्यसभा से मिल गया, तो उन्होंने हाउस को ये बोल दिया, सबको ये बोल दिया क्या, कि मैं इस पे साइन करूंगा नहीं। साइन करूंगा नहीं मतलब रिजेक्ट, ठीक है। अब तीसरा है जो मैंने आपको बताया, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो एकदम सिंपल सा है,
यहां पे रिकंसीडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिकंसीडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जब प्रेसिडेंट कोई बिल रिकंसीडरेशन के लिए लौटाएगा तो सिर्फ एक बार ही लौटा सकते हैं। वापस से अगर हाउस वापस से इस बिल को संशोधन करके भेजता है, मान लो, अच्छा रिकंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर से इस पे पुनः विचार, मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो पुनः विचार के लिए बिल को लौटा सकते हैं हाउस को, और सदन अब उसमें संशोधन कर भी सकता है, जो इन्होंने सजेस्ट किया है कि इसमें संशोधन करो, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और नहीं भी करे, चाहे वो संशोधन कर ले चाहे वो ना करे, लेकिन वापस से अगर राष्ट्रपति को भेजेगा तो ये राष्ट्रपति बाइंडिंग है क्या, कि फिर इस पे साइन करेंगे ही करे। अगर वापस ये चला गया रिकंसिडरेशन के बाद तो साइन करें ही करें। बाकी दो कंडीशन में मैंने क्या बताया, बिल रुक जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे पावर होती है, मतलब कुछ तो डिस्क्रिशन पावर है जनरली, मतलब सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट है वो बिल पे एसेंट वगैरह रोकते नहीं है, ना ही रिजेक्ट करते हैं। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऐसा करते क्यों नहीं? क्योंकि भाई दो पर्सन है, एक डायरेक्टली जनता द्वारा चुन के आया है, दूसरा पर्सन जनता ने जिसको चुन के भेजा था उन्होंने चुना है, तो वो नॉमिनल हेड जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। समझ में आया? तो अब ये तीनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक और होता है वो, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब भारत के प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। कौन सी? क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, ये यूएसए में है। ठीक है, तो यूएसए में है। अब इसमें क्या होता है बताओ, इसको जानना ही नहीं है आपको। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के कम चांसेस हैं, लेकिन पूछा तो जाता ही है ना, कभी कभी यूएसए और इंडिया को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, तो क्वालिफाइड वीटो में कुछ नहीं होता। क्वालिफाइड वीटो में ये होता है सिर्फ, मान लो कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पास करके भेजा असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने उसको असेंट देने से मना कर दिया। ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे, मान लो इस बार 1/3 से इन्होंने पास, सॉरी मतलब 50% प्लस 1 से इन्होंने क्या किया था, 50% प्लस 1 से इन्होंने पास किया था, तो अब इसको और ज्यादा वोट से, मतलब इससे ज्यादा वोट से इसको पास करना पड़ेगा, तब ये प्रेसिडेंट के पास वापस आएगा और प्रेसिडेंट को असेंट देना होगा। तो क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब इसको जानो, थोड़ा सा समझो। और सुनो, पॉकेट वीटो के बारे में एक चीज और जान लो। पॉकेट वीटो मैंने क्या बोला, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ऐसा लिखा गया है वहां आर्टिकल 111 में कि वो मतलब जल्दी से जल्दी साइन करके देंगे, तो मतलब कितने भी टाइम रोक सकते हैं, टाइम मेंशन ही नहीं है। यही जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको 10 दिन के अंदर इसको साइन करके देना ही है। तो बताओ, उनका पॉकेट छोटा हो गया, इंडिया का पॉकेट, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट का पॉकेट बड़ा हो गया। तो ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है क्या, कि पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, मतलब जो भारतीय राष्ट्रपति की जो जेब है वो यूएसए के राष्ट्रपति की जेब से बड़ी होती है। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब मैंने क्या बताया, सिंपल सा क्या मतलब है, कि बिल को रिजेक्ट ही कर देना। तो इसका मतलब है राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देना। आमतौर पर कब किया जाता है, छोड़ो, आमतौर पर मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट मेंबर्स कौन होता है, पब्लिक मेंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स कह रहे हैं कि ये निजी तौर पर, सॉरी, ये आमतौर पर निजी सदस्यों विधेयक या ऐसे, मतलब ऐसे बिल पास करने को सस्पेंड किया जाता है। मैंने क्या बोला, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। तो अगर वो किसी निजी विधेयक का है, प्राइवेट मेंबर का है, पब्लिक मेंबर कौन होता है, प्राइवेट के अलावा पब्लिक मेंबर होते हैं। पब्लिक मेंबर कौन होते हैं, जो मिनिस्टर्स, जो बिल मिनिस्टर्स रखते हैं हाउस के सामने, जो बिल मिनिस्टर्स रखते हैं हाउस के सामने, वो तो आसानी से पास हो जाता है। पूछो क्यों, अरे लोकसभा में उन्हीं के बहुमत है। समझ में आया? और जो राष्ट्रपति हो किसकी सलाह पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनकी सलाह पे काम करते हैं। तो अगर उन्होंने बोला नहीं इसका बिल पास ही नहीं होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर मतलब जो मंत्री नहीं है, जो मिनिस्टर्स नहीं है, उन्होंने कोई बिल रखा है सदन के सामने, ठीक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा निजी और
जब बिल के बारे में बताऊंगा तो, और आज अगर टाइम मिला तो मैं आपको मेजोरिटीज के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। सस्पेंसिव वीटो का मतलब सिंपल से मैंने क्या बताया आपको कि संसद के पास वापस भेजना, लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर एक बार वापस गया, एक बार वापस भेज दिया, तो दोबारा अगर संसद बिल को चाहे संशोधन करके भेजे चाहे बिना संशोधन के ही भेज दे, राष्ट्रपति को उसको क्या करना पड़ेगा बताओ, अपनी सहमति देनी ही होगी। हाँ, एक चीज ध्यान देना कि मनी बिल पर यह लागू नहीं होता, सिर्फ मनी बिल पर। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, तो ये मनी बिल पर लागू नहीं होता। मनी बिल पर क्यों नहीं लागू होता बताओ? क्योंकि मनी बिल पर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि, अब ये ज्यादा दिमाग मत लगाना, अब जो प्रेसिडेंट होता है सिर्फ याद कर लो कि मनी बिल पे लागू नहीं होता। अगर मैं आपको ये बोल दूं नहीं उसने तो पहले ही असेंट दे दिया था, तो बाद में रिजेक्ट कैसे कर सकता है भाई? कर सकता है, मतलब बाकी बिल में कर सकता है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 जो है उसमें भी रिकंसिडरेशन होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति से ही बिल आता है, लेकिन उसको तो कर सकता है, वो एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। अच्छा ये बताओ, क्या मनी बिल पे एब्सोल्यूट वीटो लग सकता है? अगर रिजेक्ट कर देता है तो क्या उसका बाद में चेंज करके फिर भेजा जाए? तब फिर से हाँ, फिर से रिजेक्ट कर सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में रिजेक्ट नहीं कर सकता। कौन से में? याद रखो, सस्पेंसिव वीटो में। बाकी कोई भी बिल, मतलब कोई भी चीज है वो वापस से भेजा जाएगा, फिर भी रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्ट किया, एब्सोल्यूट वीटो लगाया, तो मतलब बिल खत्म, विधेयक खत्म, वो एक्ट बनेगा ही नहीं, तो फिर नया बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है? और पॉकेट वीटो तो अपनी पॉकेट में ही रख लिया ना, तो वो गया ही नहीं, तो फिर उसको वापस कैसे भेजेंगे? ठीक है? किसी का कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा शायद। ठीक है, बताओ क्या क्वेश्चन था? एक बच्चा बोल रहा है नो सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि बताओ, मनी बिल पे प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बच्चे, मैंने बोला दोबारा किसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ध्यान से, इसीलिए जो पढ़ाता हूं उसको ध्यान से देखो। सस्पेंसिव वीटो, यहां पे देखो, तुम लोग ना कब बड़े हो गए? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, यहां पे समझाया था। पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ध्यान से सुनो। मैंने बोला सिर्फ पॉकेट वीटो में, एब्सोल्यूट वीटो में अगर उसने विदहोल्ड कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, तो खत्म, बिल खत्म, एक्ट खत्म, तो वापस कहां से भेजेंगे? समझ में आया? वापस भेजेंगे कैसे? बिल ही खत्म। दोबारा पास करवाना है कोई कानून तो वापस से जाओ, इनिशिएट करो, फिर से यहां से प्रारंभ करो। ठीक है? ये पहला पॉइंट था। और पॉकेट वीटो में तो अपने पास रख लिया, तो जब पॉकेट वीटो में अपने पास रख लिया तो फिर वापस से कैसे भेजेंगे? तो यहां पे वापस भेजने का काम ही नहीं होता, बिल तो अपनी जेब में रख लिया, वो रखे रहे 10-20 हजार साल तक, जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक रखे रहे। 5 साल बताया था राष्ट्रपति। ठीक है? तो मेरी भावनाओं पे मत जाओ, मतलब शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। सस्पेंसिव वीटो में मैंने बोला, सस्पेंसिव वीटो में क्या बोला? सस्पेंसिव वीटो में बताया कि सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है कि बिल को हाउस के पास कंसीडरेशन के लिए भेजना, रिकंसीडरेशन के लिए भेजना। ये देखो क्या लिखा है, सस्पेंसिव वीटो में होता है कि जो बिल है उसको हाउस के पास क्या करना, पुनर्विचार के लिए भेजना। तो जब पुनर्विचार के लिए भेजा है और फिर से हाउस अगर वापस भेजेगा, सिर्फ कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो लगाया है प्रेसिडेंट ने, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए, सिंपली पुनर्विचार के लिए अगर बिल को भेजा है, वापस से वो बिल अगर सदन राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को साइन करना कंपलसरी है। समझ में आया? ठीक है, तो बस इतना ध्यान देना। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, उसको राष्ट्रपति उस पर कोई वीटो नहीं लगा सकता, उसको साइन करना ही करना है। मैंने आपको 368 सब क्लॉज 2 बताया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, फंडामेंटल राइट पढ़ाने के टाइम पे। ठीक है? तो उससे ऐड किया गया था, जिसमें ये कंपलसरी कर दिया था राष्ट्रपति के लिए कि अगर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसको राष्ट्रपति को साइन करना कंपलसरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को राष्ट्रपति कोई वीटो नहीं लगा सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सस्पेंसिव वीटो वो मनी बिल पे नहीं लगा सकता। क्या मनी बिल पे एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है? मनी बिल पे एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। जब मैंने एक बात बोल दी कि सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। रिजेक्ट कर सकता है वो, एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। ठीक है? मैंने फिर बोला, फिर आपको भरोसा नहीं होगा, उस दिन पता नहीं कौन सा बच्चा बोल रहा है कि वो जब गवर्नर की पार्डनिंग पावर बताई थी कि फांसी की सजा को क्या कर सकता है, वो सिर्फ पार्डन नहीं कर सकता, रेमिट कर सकता है, उसको कम कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है। ठीक है? हाँ, तो एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है, इस बात का ध्यान रखना।
स्टेटमेंट आया यूपीएससी में, गलत करके आओगे मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है मनी बिल पे, सिर्फ एक वीटो नहीं लगेगा, कौन सा, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठंडी आ गई ना तो गला खराब होगा। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो का मतलब समझा, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि आपने तो बोला था कि होता है, खत्म, उसको होता है वाला पूरा दिमाग इसलिए खोल के रखा करो। पॉकेट वीटो क्या है, मैंने आपको बताया सिंपली, पॉकेट वीटो वो रख सकता है, विद होल्ड कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए रख सकता है। ठीक है, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने रखा था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये रखो कि रख सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की ज्यादातर कहानी खत्म हो गई, लेकिन कभी कभी आपको अरेंज करने आ सकता है, क्या आ सकता है, अरेंज करने आ सकता है। अब अरेंज करने आ सकता है तो आपको पता ही है कि इस टाइम पे 15th प्रेसिडेंट कौन है बताओ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपको शायद है कि दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे देखो रामनाथ कोविंद तक तो आपको दिख ही रहा है। ये आपको याद करना है, क्रम याद करना है, ना कि ये डेट याद करना है। ठीक है, तो क्रम बताओ किसको किसको याद है। सर ने बोला, क्या बोल रहा है बच्चा, सर पता नहीं, सीएलए रखा है। एक तो बच्चे ना ढंग से लिखते हैं, मनी बिल सस्पेंसिव वीटो नहीं लगेगा, बिल्कुल ग्रेट। सुनो, ये क्रम याद रखना है, किसको किसको याद हो गया बताओ। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि इनको याद हो ही जाता है। मैं लिखूं तो तुम लोग इसको वायरल मत कर देना। ठीक है, यहां पे देखो, सर मनी बिल में पॉकेट बिल, देखो बेटा, हाँ मैं बता रहा हूं, मनी बिल में पॉकेट वीटो लगा सकता है बट जनरली नहीं लगाता है, पूरा कैओस हो जाएगा, पूरे मतलब इंडिया में शोर शराबा मच जाएगा, समझ में आया। ठीक है, लगा सकता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो सकता है, समझ में आया, लेकिन लगाता नहीं है जनरली, उसका रीजन है कि मनी बिल, मतलब सरकार के खर्चे कहाँ चलेंगे। ठीक है, तो मनी बिल अगर मान लो आया है, कोई फाइनेंशियल बिल आया है, उसको देखो, फाइनेंस बिल अलग होता है, फाइनेंशियल बिल अलग होता है, तो मान लो मनी बिल या फाइनेंस बिल आया है, मनी बिल में दो चीजें आती है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, तो उसको प्रेसिडेंट जनरली पॉकेट बिल तो नहीं लगाता है, लगाएगा तो शोर मच सकता है, बट लगा सकता है, हाँ लगा सकता है। ठीक है, लगा सकता है। सर एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है, बच्चे एक्टिंग प्रेसिडेंट वो होता है कि जो प्रेसिडेंट है नहीं, सिर्फ वो प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, समझ में आया। ठीक है, प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट अनुपस्थिति है, अनुपस्थित है मतलब उनकी डेथ हो गई है, वैकेंसी आ गई है तो इसलिए। ठीक है, तो वैकेंसी आ गई है तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्टिंग प्रेसिडेंट, टोटल आपको 3 मिलेंगे। तो ठीक है, तो ये दो और एक लोग ये। ठीक है, बीडी जत्ती जी। तो ये याद कर लो कि राजू की राजा जाकिर गिरी कहां भाई, फखरुद्दीन रेड्डी के पास, तो इतने ही आपको याद हो गए, फिर उसके बाद एकदम सिंपल है और कुछ है ही नहीं। तो अब क्या दिखाना है, ज्ञानी, क्या, वेंकट रमन, वेंकट रमन शंकर नारायण, ये याद रखो नाम, ये एक ही नाम याद रखो, वेंकट रमन। ठीक है, शंकर नारायण, और उसके बाद क्या, की कलम से फिर प्रतिभा निकली।
आई थिंक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसान होगा, उनको पता होगा कि ये सब सारे शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, और बाकी तो आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बाद वो फर्स्ट लेडीज प्रेसिडेंट थी इंडिया की। ठीक है, प्रथम महिला, ठीक है, वीमेन प्रेसिडेंट थी, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी भारत की। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, तो आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा। फिर रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी। तो लास्ट के तीन तो आपको वैसे भी याद होंगे। ठीक है, वैसे आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से याद होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, फिर उसके बाद प्रणब दा, और उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो आप यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख सकते हो, फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन जी, फिर गिरी जी, ठीक है, वीबी गिरी। ठीक है, और उसके बाद फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में ये याद रखना कि वो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट थे। अनअपोज्ड मतलब जब वो इलेक्शन के लिए लड़े तो कोई लड़ा ही नहीं उनके खिलाफ। ठीक है, तो वो अकेले खड़े हुए और जीत गए, बाकी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक है, वेंकट रमन जी, फिर शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, उसके बाद के आर नारायण जी, और फिर कलाम साहब, और उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। और मैंने आपको जैसे बोला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बाद प्रणब दा, और प्रणब दा के बाद बताओ रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस तरीके से याद कर लो। सर आप अपना, मैं नहीं, फेमस नहीं होना है, क्यों, क्या करेंगे फेमस होके बताओ, मैं अपना शॉर्ट्स क्यों डालूंगा। ठीक है, कोई फेमस नहीं होना है। यहां देखो, पहले तुम यहां फोकस करो, फिर मेरे, मैं कैसे फेमस होऊंगा, मैं कैसे आगे जाऊंगा, वो अभी छोड़ दो, अभी भूल जाओ। सर अभी प्रीवियस क्लास का चल रहा है या न्यू टॉपिक? अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब सुनो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप क्लास अटेंड किया करो, नहीं तो क्या होगा, जब आप नया टॉपिक मतलब बीच में कहीं आओगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पॉकेट वीडियो समझ में आया नहीं, पीछे की क्लास भूल जाओ, पॉकेट वीडियो से आपको समझना था। ठीक है, पॉकेट वीडियो से अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। ये ट्रिक मैंने शायद है कि पहली बार ट्रिक बताई है। ठीक है, जनरली याद कराता हूं, बट इसको आप याद कर लो, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के पास। ठीक है, तब क्या हुआ, ज्ञानी वेंकटरमन शंकर नारायण की कलम से क्या निकली, प्रतिभा निकली। और उसके बाद फिर आपको कौन कौन याद है बताओ, प्रणोदा याद है, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आगे देखो, अब ये कुछ फैक्ट्स देख लेना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अकेले हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब एंड फखरुद्दीन अली अहमद डाइड इन ऑफिस। तभी आपने देखा जब वो ऑफिस में डाई कर गए तो क्या हुआ। मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लो वैकेंसी आती है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वो क्या, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो जो उनका भत्ता है, जो उनकी पेमेंट है, वो प्रेसिडेंट के बराबर मिलेगी। मान लो किसी कारण बस वो भी सीट खाली हो गई तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं अभी तक के, और क्या बताया था मैंने, अनअपोज्ड हैं। अनअपोज्ड मतलब कोई विपक्ष नहीं था उनके खिलाफ। ठीक है, और उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो थी वो पहली महिला राष्ट्रपति है, और दूसरी कौन सी हैं बताओ, द्रौपदी मुर्मू जी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले दलित प्रेसिडेंट कौन थे, के आर नारायण जी। इस बात का ध्यान रखना बस। एक बच्चा बोल रहा है बात करनी है, कॉल कर लो आप, क्लास जैसी छूटेगी आप 10 बजे के बाद कॉल कर लो। ठीक है, सेम चीज है बच्चे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, मैंने आपको ये बता ही दिया। जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली अहमद साहब, ये कब क्या हुआ, इनको चले गए थे। ठीक है, नीलम संजीवी रेड्डी साहब ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे और अनअपोज्ड। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी प्रथम राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति थी प्रथम। ठीक है, और सेकंड मैंने आपको बताया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो के आर नारायण भारत के पहले दलित। अब सुनो, अब आ गए उपराष्ट्रपति साहब। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बताओ फटाफट। इनकी एलिजिबिलिटी देखोगे, जैसे आपने प्रेसिडेंट को पढ़ा वैसे ही सेम इनको पढ़ेंगे, और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सुनो, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है बताओ। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, क्या होने चाहिए,
ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल, मतलब कंप्लीट। 1 घंटे बाकी है ऐसा क्वेश्चन मत पूछना, उनकी एज में 1 घंटे बाकी है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, बताओ मेंबर ऑफ, कहाँ के मेंबर बनने के, किस सदन का मेंबर बनने के योग्य होने चाहिए? राज्यसभा। ठीक है, तो क्वालिफाइड टू बिकम क्या? मेंबर ऑफ राज्यसभा। और जो चौथा है, बताओ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संविधान, भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि नहीं? फटाफट बताओ, भारतीय संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उल्लिखित है क्या? ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हाँ, मिनिमम एज 35 ईयर, बिल्कुल। तो ये चार चीजें हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, क्वालिफाइड विकम, प्रेसिडेंट में क्या था? लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए, और ये राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब बताओ, समय समय पे जुडिशरी डिसाइड करती रहती है, पार्लियामेंट बताती रहती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या नहीं है। समझ में आया? तो भारतीय संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, ग्रेट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है, मतलब सुनो, मतलब डिफाइंड नहीं है। मेंशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ नाम लिखा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिख दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में बता दिया गया है। माइनॉरिटी सिर्फ लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में बता दिए। सोवरेनिटी डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है, ऐसे ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड नहीं। एक बच्चा बोल रहा है प्रेसिडेंट का चुनाव 5 साल से पहले हो सकता है। पहली बात तो ये डिसाइड किया जाता है कि एकदम डिक्टो, ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस बिल्कुल 5 साल जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही वैकेंट होगी सीट, पहली बात। और उसके मतलब उस टाइम तक उनको चुनाव कराना कंपलसरी है। 5 साल के अंदर वैकेंट कब हो सकता है? जब किसी की डेथ हो जाए, कोई इशू हो जाए, प्रेसिडेंट काम करने के योग्य ही ना हो, तो उस कंडीशन में वैकेंट हो सकता है। और उसमें भी दिया गया है, मान लो अगर वैकेंसी होती है, वैकेंसी होती है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। चलो अब यहां देखते हैं, अगर इनकी सीट वैकेंट हो जाए तो कब तक चुनाव कराना कंपलसरी है? 6 महीने, महीने नहीं लिखा है, एज सुन एज लिखा है, एज सुन एज लिखा है, तो मतलब 10 साल, 20 साल, 50 साल, करोड़ साल, कितने भी साल में करा सकते हैं। अरे नहीं, मतलब 5 साल के अंदर तो करवाएंगे ही, लेकिन एज सुन एज लिखा है तो मतलब कभी भी करवाएं, कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, पार्टिसिपेट कौन करेगा इनके इलेक्शन में? हु पार्टिसिपेट्स? बच्चे सुनो, हिंदी वाले देखो, मैं कह रहा हूं कि जो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस हैं, यहां पे टोटल मेंबर लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इलेक्टेड हो मतलब वो क्या हो, वो चाहे इलेक्टेड हो या इलेक्टेड ना हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जितने भी मेंबर हैं दोनों हाउस के, दोनों ही सदन के जितने मेंबर हैं, सभी क्या करेंगे बताओ? पार्टिसिपेट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कौन बताओ, कौन भाग लेता है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में? कौन भाग लेता है बताओ? जितने भी मेंबर हैं, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। टोटल मेंबर ऑफ द हाउस कितने हैं बताओ? लोकसभा में कितने मेंबर हैं?
हाँ, और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं बताओ? सुनो, इतनी सीट से स्टेट्स की, स्टेट से चुने जाते हैं, इतना यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं, और ये होते हैं नॉमिनेटेड। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 543। सारे इलेक्टेड होते हैं, सारे ही इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? सारे ही इलेक्टेड होते हैं। जो दो मेंबर, ठीक है, जो दो मेंबर नॉमिनेटेड होते थे वो अभी खत्म है, ठीक है, तो वो नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है। उनको जो मैं आपको बताऊंगा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा किस तरीके से चीजों को खत्म नहीं किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। जैसे एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन होता था ना, तो वो हर 10 साल में बढ़ता था, तो उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, खत्म कर दिया गया। तो अब देखो, फिर फैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि भर जाएंगी, तो फिर चीजें फिर समझ नहीं पाओगे। तो वो दो मेंबर नहीं होते, बस इतना समझो। क्या ये दो मेंबर को रिजेक्ट किया गया है किसी संविधान संशोधन द्वारा? इनकी सीट्स को हटाई गई? हटाई नहीं गई, सिर्फ बढ़ाई, हटाई नहीं गई है। मतलब ऐसा नहीं कि संविधान में था, प्रावधान था, फिर उसको हटा दिया गया, तो हटाया नहीं गया है, उसको बढ़ाया नहीं गया, बस इतनी सी बात है। तो एंग्लो इंडियंस यहाँ पे नॉमिनेट नहीं होते, बस इतना समझो। तो टोटल मेंबर कितने हैं लोकसभा में? 543। और राज्यसभा में बताओ कितने हो गए? तो 233 प्लस 12 कितने हो गए? 245। समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना। स्पीकर भी भाग लेते हैं, सुनो, स्पीकर भी भाग लेंगे। कब बताओ, कब भाग लेंगे? जब वो, पहली बात तो सुनो, स्पीकर कंपलसरी भाग लेंगे, क्योंकि स्पीकर हो ही नहीं सकता अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, तो इस बात का ध्यान देना। अभी भूल जाओ, अभी वो चीजें फर्स्ट इंस्टांस में वोट करता है, सेकंड इंस्टांस में वोट करता है। एक एक चीज सीखो, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना भूल जाओगे, इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ो। तो टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन, मैंने ये बोला कि स्पीकर भाग लेता है नहीं लेता है, तो उसको भूल जाओगे। तो वो भाग लेते हैं, सारे मेंबर लेते हैं, मतलब सब लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो प्रेसिडेंट का, जैसे प्रेसिडेंट का पढ़ा था हमने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था, 4 था। इनका भी 4 है, एकदम याद हो गया होगा। सिर्फ इसमें एक चीज डिफरेंट है, क्या? कि राज्यसभा का मेंबर होने के योग्य होना चाहिए, बस ये डिफरेंट है, ठीक है। और बताओ, इसके अलावा मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके अलावा अब इनका इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन होके इनका काम क्या है, सुनो। ये एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ऑफ राज्यसभा, मतलब ये राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, ठीक है। तो यहां पे जो सबसे हेड होता है वो कौन होता है बताओ? चेयरमैन होता है। कौन होता है? ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इनके नीचे कौन होंगे? डिप्टी चेयरमैन होंगे। मतलब चेयरपर्सन बोलो या चेयरमैन, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा चेयरपर्सन का मतलब क्या होता है। मतलब दोनों लोगों के लिए यूज किया जा सकता है, महिलाओं के लिए भी चेयरमैन भी यूज होता है, ठीक है।
अब यहां पे कौन होता है सबसे हेड बताओ? स्पीकर होते हैं। फिर कौन होता है? डिप्टी स्पीकर होते हैं। बच्चे हमारे बताएंगे दोनों ही नहीं रहे तो क्या होगा? तो यहां पे पैनल होता है। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहां भी पैनल ऑफ, इसको पैनल ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब दो तीन चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा ये बताओ, यहां पे जो चेयरमैन, मैंने क्या बोला कि जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इन्हीं यही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पे जो काम करने बताओ कौन है? ये कौन है बताओ? ये वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो चेयरमैन कौन होते हैं बच्चे? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या ये चेयरमैन जो है ये इस सदन के सदस्य हैं? क्या राज्यसभा ने इनको चुना है? इनको राज्यसभा ने तो चुना नहीं है। इनको तो राज्यसभा और लोकसभा ने मिलकर चुना है, और ये राज्यसभा के सदस्य भी नहीं चुने गए हैं। तो बताओ क्या इस राज्यसभा के मेंबर होते हैं? ऐसा पूछ लिया जाए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं क्या वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं? बताओ सही है कि गलत है? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है, ये देखो नॉमिनेशन तो, बच्चा बोल रहा है कि नॉमिनेशन कैसे फिल करते हैं? प्रेसिडेंट में ये भी बताया था। तो नॉमिनेशन बेटा इनके कितने होने चाहिए बताओ? 20 प्रपोजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रपोजर्स होने चाहिए 20। और सेकेंडर्स कितने होने चाहिए? 20। प्रेसिडेंट में कितने सेकेंडर्स थे, प्रपोजर्स थे बताओ? हाँ, प्रेसिडेंट में यही कितने थे? 50-50 थे। हाँ, देखो ये होता है बच्चा हमारा, जिसने क्रोनोलॉजिकली पढ़ा है उनको पता है। सबसे पहले क्या हुआ? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ, फिर क्या करेंगे? फॉर्म फिल करेंगे। ऐसे ही तो चुनाव लड़ नहीं जाएंगे। पहले तो आप ये देखोगे आप एलिजिबल हुए कि नहीं, आपने अपना ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया। आप ग्रेजुएशन हो गया, फिर आप, या फिर आप जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हुए कि नहीं, तो एलिजिबल हो गए। फिर उसके बाद आप नॉमिनेशन मतलब फॉर्म फिल करते हो, कहीं अप्लाई करते हो ना, तो ये फॉर्म फिल करने जाएंगे। तो फॉर्म कहां फिल करेंगे बताओ? तो ये फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, SGLS और SGRS। तो ये SGRS में मतलब सेक्रेटरिएट जनरल, ऐसा एक संस्था होती है जहां पे ब्यूरोक्रेसी काम करता है। सिर्फ नेता मंत्री और जो पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं यही काम नहीं करते, ब्यूरोक्रेट्स भी काम करते हैं। जो IAS वगैरह होते हैं इनका प्रमोशन होकर डेपुटेशन में वो जाते हैं, तो वहां वो बैठ के काम करते हैं। तो ऐसे सेक्रेटरिएट जनरल होता है दोनों हाउस का। तो ये सेक्रेटरिएट जनरल में क्या करते हैं बताओ? नॉमिनेशन करते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन करते हैं। वहां पे एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसको नॉमिनेशन फॉर्म ये सबमिट करेंगे। तो जब नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो इनके फॉर्म पे साइन होने चाहिए। ठीक है, किसके? प्रपोजर्स, 20 प्रपोजर्स के और 20 सेकेंडर्स के। समझ में आया? ये इनको सपोर्ट करने चाहिए 40 लोग। और प्रेसिडेंट को कितने लोग सपोर्ट करने चाहिए? 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। तो अब इन्होंने क्या कर दिया? नॉमिनेशन कर दिया। नॉमिनेशन के बाद इनका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट किया? दोनों हाउस के सभी मेंबर, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। ठीक है, तो टोटल मेंबर लोकसभा में कितने हैं? 543, और राज्यसभा में कितने हैं? 245। प्रेजेंट की बता रहा हूं, मैक्सिमम सीट मत ले जाना। ठीक है, कि 550 और 250 तो मैक्सिमम नहीं। एक बच्चा बोल रहा है राज्यसभा से सेलेक्ट होंगे तो राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा से सेलेक्ट नहीं होते। पहली बात मैंने बोला दोनों हाउस मिलके चुनते हैं, तो ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। समझ में आया? तो अगर राज्यसभा में किसी भी चीज के लिए वोटिंग होती है तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट इंस्टांस में वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना। तो यहां पे फिर मैंने आपको बताया, फिर इनके नीचे होते हैं डिप्टी चेयरपर्सन। डिप्टी चेयरपर्सन कहां से चुने जाते हैं बताओ? हाउस से ही चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहां पे फिर उसके बाद पैनल होता है, और इस पैनल को किसका पैनल बोलेंगे बताओ? डिप्टी चेयरपर्सन का पैनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के आदमी ही नहीं होते। ठीक है, ये इसको हेड करते हैं। इसको क्या करते हैं? हेड करते हैं। ठीक है, सुपरसीड करते हैं। ठीक है, यही लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। ठीक है, जो डिसीजन लेने हैं, जितने भी डिसीजन लेने हैं वो कौन लेगा? वो वाइस प्रेसिडेंट ही लेते हैं। एज अ चेयरमैन वही सारे डिसीजंस लेंगे। समझ में आया? किसी को डिस्क्वालीफाई करना है
ठीक है, किसी पर एंटी डिफेक्शन लगा है तो अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना है चुनाव के लिए, जितने भी दोनों ही, चाहे वो स्पीकर हो, मतलब जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो सारी डिसीजन लेता है हाउस से रिलेटेड, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अगर प्रेसिडेंट के प्रपोजर्स का नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट के जो प्रपोजर्स हैं सेकेंडर से, वो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी के 10 लोगों को, मतलब 50 लोगों को पकड़कर यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली के 50 लोगों को पकड़ के ले जा सकते हैं, वो भी ले जा सकते हैं। समझ आया? वहां वोट वैल्यू काउंट नहीं होती, वहां पे सिर्फ इलेक्टर्स काउंट होते हैं। तो सिर्फ इलेक्टर्स होने चाहिए, वो इलेक्टर्स मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो होने चाहिए बस। ठीक है, सेम गोज विद ये 2020। तो ये 20 लोग, ऐसा नहीं कि ये राज्यसभा से आने चाहिए, प्रपोजर्स और सेकंडर राज्यसभा लोकसभा दोनों से हो सकते हैं। कौन इलेक्टेड नहीं होते? कौन इलेक्टेड नहीं होते बताओ फटाफट। ये मैंने आपको बता ही दिया, आकस्मिक मृत्यु वगैरह होती है तो ये सारी चीजें। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया, फटाफट बोलो क्या डाउट आ रहा है, कौन नहीं होते इलेक्टेड? वाइस प्रेसिडेंट बताओ टर्म क्या होता है? 5 ईयर नॉर्मल। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, 5 साल है, इतना इतना ध्यान रखना। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए क्या होगा? ठीक है, निर्वाचन कराने का समय क्या है बताओ? बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बोलते बोलते मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उपराष्ट्रपति की सीट अगर वैकेंट हो जाएगी, जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं, राज्यसभा में किए जाते हैं। हाँ, वो 4 फील्ड मैंने आपको बताई। 4 फील्ड कौन कौन सी होती है? वो आर्ट से आ सकते हैं, लिटरेचर से आ सकते हैं, सोशल सर्विस से आ सकते हैं और साइंस बैकग्राउंड से आ सकते हैं। तो ये 4 फील्ड है। ठीक है, तो यहां से नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट 12 लोगों को। ठीक है, तो रिक्ति कितने टाइम में भरी जाएगी? कि वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया तो कितने टाइम में भरेंगे? एज सुन एज पॉसिबल होगा। ग्रेट, इसीलिए कहते हैं पूरा ध्यान दो, बच्चे बता रहे हैं सही। तो ये हो गई कहानी। अब इनका चुनाव हो गया, ठीक है, तो अगर इनका पद खाली हो गया तो, पद खाली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ काम कौन करेगा? इनका काम क्या होता है? ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इनका काम क्या होता है बताओ? इनका काम होता है ये राज्यसभा, जो राज्यसभा हो उसको क्या करें बताओ? उस हाउस को लीड करें, राज्यसभा को लीड करें। ठीक है, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो अगर इनका पद खाली हो गया तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो एज ए चेयरमैन बन जाएंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट दिमाग मत लगाना, अब वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। बात समझ में आया? इतना इंपॉर्टेंट पद नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, लेकिन जो चेयरमैन है वो डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे। क्या? चेयरमैन। ठीक है, अब सुनो, अब ये आता है ट्रिक पॉइंट, प्रेसिडेंट का काम करेगा, वही बता रहा हूं सुनो। अब एक ट्रिकी पॉइंट आता है। मैंने क्या बताया? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक्स ऑफिशियो क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट सबको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा। जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बने वैसे ही वो चेयरमैन बन गए। इप्सो फैक्टो समझते हो? मतलब कि, अरे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपकी जॉब लगी, जैसे ही यू हैव बीन सिलेक्टेड, वैसे ही आपके 1 करोड़ रिश्तेदार आराम से लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ मैं जानता हूं मैं जानता हूं, ऑटोमेटिकली खड़े हो गए ना। वैसे ही जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बने वैसे ही ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएंगे बताओ? चेयरमैन बन जाएंगे। समझ में आया पहली बात? लेकिन सुनो ध्यान से, अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? अगर मान लो जो डिप्टी चेयरमैन है, अब कौन है बताओ? डिप्टी चेयरमैन। अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ तो जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन बन जाता है। तो मतलब, आप बताओ, तो अब बताओ ये चेयरमैन बन गए, तो अब बताओ ये एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे कि नहीं? ये एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे कि नहीं? बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है, फटाफट बताओ।
जल्दी बताओ। बोलो। रहेंगे। मेरा बच्चा कह रहा है कमेंट नहीं पढ़ा आपने मेरा। इलेक्शन की डेट की प्रेसिडेंट की घोषित करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। हाँ, इलेक्शन की जो डेट होगी वो प्रेसिडेंट द्वारा घोषित की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सर, इसका मतलब जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं हो तो डिप्टी चेयरमैन रहेंगे सर, बट वहां सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जो इलेक्शन कराया जाता है, देखो जनरली डेट क्या होती है, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा डिसाइड की जाती है। जो इलेक्शन करवाया जाता है किसका किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का और पार्लियामेंट का, तो ये डेट्स जो होती है वो डिसाइड की जाती है किसके द्वारा बताओ, इलेक्शन कमीशन द्वारा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सर, अगर हम फॉर्म भरें तो सर प्रपोजल 20 कहां से होंगे, राज्यसभा के कि ऐसे लोकल पीपल, लोकल पीपल नहीं, इलेक्टर्स 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 का मतलब प्रपोजर्स कौन होगा या सेकेंडर कौन होगा। और आपको ये भी बताया था प्रेसिडेंट वाला जब पढ़ा रहा था, तो जो सेकेंडर्स होते हैं प्रपोजर्स होते हैं दोनों अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 20 वही 20 प्रपोजर्स भी बन गए वही 20 सेकेंडर बन गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स बनेंगे, मतलब जो आपके नॉर्म को सपोर्ट करेंगे, वो इलेक्टर्स होने चाहिए। इलेक्टर्स कौन होता है, जो आपके चुनाव में भाग ले, आपके चुनाव मतलब जो आपको चुनने के लिए वोट दे, वही प्रपोजर्स बन सकता है या प्रपोजर्स बन सकता है या सेकेंडर बन सकता है। अब बताओ प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहा है, तो मैं वो तो भूल जाओ, चलो आपको ये तो पता ही होगा, हाँ लोकसभा वाला तो बन ही सकता है, लोकसभा वाला तो सेकेंडर्स और प्रपोजर्स बन ही सकता है, ये तो आपको पता है, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन अब आप ये बताओ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट, मान लो यूपी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई पर्सन है, ठीक है, एमएलए है कोई, तो क्या वो भी सेकेंडर प्रपोजर बन सकता है? हाँ भाई वो भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि वो वोट दे सकता है ना, तो कंफ्यूज मत हो। पूछो फटाफट क्या पूछना है, भरते। ठीक है, पूछो जिसको भी जो पूछना है पूछो। अब यहां पे देखो, आप देखो दिमाग लगाओ, तो ये कथन गलत है, ये क्या है, गलत है। यहां पे मैं लिख के काट रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये गलत है। समझ आया, इसलिए लिख के काटा है, जहां पे कंफ्यूज होते हैं ना वहां मैं बता रहा हूं। तो जो डिप्टी चेयरमैन जब चेयरमैन बनता है, मतलब कोई भी चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। तो मतलब जो डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन बनेगा तो वो सिर्फ चेयरमैन रहेगा, ना कि वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो खाली रहती है, हाँ खाली रहती है। समझ में आया, कंफ्यूज मत होना। की तरह वाइस प्रेसिडेंट में, हाँ अरे यार मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूं, बच्चों को ध्यान दो। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट होते हैं, जो इनका इलेक्शन प्रोसेस होता है, एक बार वापस से देखते हैं। सुनो, तो ये टोटल मेंबर्स जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है बेटा वो क्या होता है बताओ, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा हुआ बच्चे ने पूछा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, पूछो। आप लोग तो मतलब पूछोगे नहीं, ऐसा लगता है कि सब कुछ या तो समझ में आ गया है या तो पूछना ही नहीं चाह रहे हो, कि बस कम पढ़ा दो सर हो गया। ठीक है सुनो, ठीक है, तो एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल बताया था कि जब तक कितने वोट आने चाहिए बताओ, आगे देखते हैं। ठीक है, वोट कितने आने चाहिए, 50% +1, 51% नहीं है, ध्यान देना, 50% से एक भी सीट ज्यादा हुई तो आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 100 का एग्जांपल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, 1000 का एग्जांपल लो, मान लो 1000 वोट पड़े, 50% +1 क्या, यहां पे ऑफ कास्टेड वोट,
बिल्कुल कंफ्यूजन वाला पॉइंट छोड़ना ही ना, जो समझ में आया पूछो। मतलब जितने वोट पड़े हैं उसका 50% प्लस 1 वोट चाहिए। मान लो 1000 का 50% क्या होता है, 500, और 500 से एक सीट ज्यादा। अगर मैं 51% बोलता तो 510 हो जाता, तो इसलिए 51% नहीं, 50% प्लस 1 सीट, तो 501 वोट चाहिए। हाइपोथेटिकल नंबर लिया है मैंने, तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और सेम उसी तरीके से इनका चुनाव होता है। सेम उसी तरीके से चुनाव होता है। किस किस तरीके से चुनाव होता था बताओ, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। बताया था ना किस तरीके से वोट ट्रांसफर होता है, इतने डिटेल में बताया था प्रेसिडेंट वाले में। तो अब जाके जिसने नहीं देखा होगा, जिसकी ये पहली क्लास होगी, पहला काम क्या करेगा, वो देखेगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। तो मान लो ये 4 कैंडिडेट हैं अगर, ठीक है, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो इन सब में मान लो अगर इनके सबसे कम वोट आए तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, मैंने बताया था इसलिए ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। तो ये फिर से ये एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लो एलिमिनेट होने की भी जरूरत नहीं, पहली बार में ही अगर इनके 50% प्लस 1 वोट आ गए तो ये विजयी घोषित हो जाएंगे, और नहीं आए तो ये काउंटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक इनके 50% प्लस, जब तक इनके, अगर 1000 वोट पड़ा है, जब तक इनके 501 वोट नहीं आ जाएंगे तब तक ये काउंटिंग चलती रहेगी। काउंटिंग कैसे होती है, प्रेसिडेंट वाले ने एकदम डिटेल से बताया था, ठीक है। तो ये पॉइंट, हाँ, 50% प्लस 1, ग्रेट बच्चे, ठीक है। तो ये समझ में आया। और कुछ छूटा है क्या इसमें, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। ये पॉइंट देखा आपने, हाँ। तो ये मैंने लिख के कट किया है, लिख के क्यों कट किया, ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको ये बात याद रहे क्या, कि बताओ कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो पद क्या रहेगा, खाली, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका इंपीचमेंट प्रोसेस देखते हैं। सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन यूपीएससी ने बेटे एक एक स्टेटमेंट दिया, उसमें क्या बोला कि इंपीचमेंट मतलब कि इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ किसका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज दे दिया। तो जनरल सेंस में इंपीचमेंट यूज होता है, लेकिन अगर, अब आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में कि ये इंपीचमेंट कैसा पूछा है, इंपीचमेंट जानबूझ के फंसाने के लिए पूछा है या जनरल सेंस में यूज किया। तो जनरल सेंस में इंपीचमेंट यूज होता है, यूपीएससी ने खुद यूज किया है। नॉर्मल सेंस में बाकी सबके लिए रिमूवल यूज होता है, और प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट। तो इनका रिमूवल कैसे होता है इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाएगी तो क्या सीजीआई उसकी, कोई सीजीआई कोई जगह नहीं भरेंगे, खाली है तो खाली है, ठीक है। ये इनका ओथ, मतलब ओथ या अफर्मेशन जो भी लेंगे तो ये इनका रहेगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शपथ वपथ नहीं आता एग्जाम में। तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, तो जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन का काम संभालेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें याद रखना। निर्वाचन से संबंधित मैंने आपको तथ्य बता ही दिए, ठीक है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां तो बता ही दी थी। क्वेश्चन है, उससे पहले, क्वेश्चन से पहले देखो, पहले ध्यान से, क्वेश्चन बाद में करना। बहुत ध्यान से बात सुनो। अब दो तीन चीजें ध्यान दो, कि एक तो चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, हाउस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, आप बोलोगे, अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम कर दूं, मैं एकदम सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा हूं हिंदी में और इंग्लिश में, आप बताओ सही है कि गलत। सदन के अंदर, चलो पहले लोकसभा बोलता हूं, तो लोकसभा के अंदर संविधान का फाइनल जो प्रवक्ता होता है, मतलब फाइनल इंटरप्रिटेशन जो करता है, संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेशन लोकसभा के अंदर जो करता है वो स्पीकर होता है, और राज्यसभा में संविधान का जो फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है वो चेयरमैन होता है। तो दोनों कथन सही है कि गलत है, बताओ। नहीं बच्चे, चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लेकिन जब एक्टिंग चेयरमैन होगा तो, मान लो डिप्टी चेयरमैन, आप ये समझो कि जो सिर्फ राज्यसभा से चुना जाएगा वो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। तो वो सिर्फ राज्यसभा से नहीं चुने गए हैं, उनका इंपीचमेंट प्रोसेस देखोगे तो तब और समझ जाओगे। सही है, बच्चे बोल रहे हैं सही है जो कथन बोला।
कथन ही भूल गए। ठीक है, मैं कथन बोल रहा हूं कि लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है। मतलब संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। मतलब वो जो कहेगा संविधान के बारे में वही सही है। सही है कि गलत है? बच्चे बोल रहे हैं दोनों ही कथन सही है। बच्चे बोल रहे हैं देखो दोनों कथन सही है। मैं हर बार फंसाता हूं, बताओ। हो सकता है एक, हाँ अब नहीं बोलने लगे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है। समझ में आया? दोनों कथन सही है। ऐसा मत समझो कि सुप्रीम कोर्ट होता है, हर जगह सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेट नहीं करने जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को। सुप्रीम, अगर ऐसा मैं बोलूं कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है, तो कथन सही है। लेकिन हाउस में कौन व्याख्या करेगा? तो स्पीकर करेगा और चेयरमैन करेगा राज्यसभा में। तो इस बात का समझ लेना एकदम अच्छे से। बच्चा, मैंने क्या बोला? बच्चे सीजीआई बोल रहे हैं। अगर सीजीआई ही आंसर होता तो मैं क्यों पूछता, बताओ? तो मैंने क्या बोला? इस कथन को याद कर लेना। अगर स्टेटमेंट आ गया कि जो फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है संविधान का हाउस में, वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। वो एक अलग सेंस में यूज होता है। आप हाउस में समझो, हाउस में, सदन में। समझ में आया? तो सदन में कौन फाइनल इंटरप्रिटेटर होगा? बताओ, फाइनल इंटरप्रिटेटर कौन होगा सदन में? लीडर ऑफ द हाउस। और लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? स्पीकर। राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन। समझ में आया? एक बच्चा पूछ रहा है कैसे। किसी दिन अगर मैं बताऊंगा ना इनको मेजोरिटी, तो बोलेंगे बताओ कैसे, 2/3 क्यों? मान लो ये लोकसभा है, तो इस हाउस में किसी भी कानून का, चाहे वो संविधान ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या कुछ भी हो, इसका जो फाइनल इंटरप्रिटेटर होगा, अगर ये लोकसभा है तो बताओ फाइनल इंटरप्रिटेटर कौन होगा? बताओ। स्पीकर होगा। कौन होगा? ऐसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है? बच्चा बोल रहा है कैसे। अरे भाई 2/3 मतलब हर चीज का आंसर। देखो, मैं बोलूं 2/3 क्यों, बहुमत 2/3 क्यों, 3/2 क्यों नहीं, 1/3 क्यों नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने डिसाइड किया है। तो आप समझो, अगर इनके पास पावर ही नहीं होगी, सब अपनी मर्जी से चलने लगेंगे कि अब हम किसी भी काम के लिए, आपको पता है कि ये अपने एक्शन के लिए, मतलब जो स्पीकर होता है किसी भी कोर्ट में अपने जवाबों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। किसी भी कोर्ट में इसको सुनवाई नहीं। हर चीज अगर हाउस में कोई चीज चल रहा है तो उसको इंटरप्रेटेड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। अब हर चीज के लिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जाने लगोगे ना, तो जो वहां बैठे हैं 550 लोग, ठीक है, एक हाउस में, और दूसरे में 250 लोग लगभग, तो फिर ये शोर मचाने लगेंगे। हर बात के लिए कहां पूछेंगे? सीजीआई। तो इसलिए जो फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है वो कौन होता है? बताओ। स्पीकर। और वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए तो क्या सीजीआई उसकी जगह भरता है? मैंने बताया नहीं भरता है, वो खाली ही रहती, सीजीआई उसकी जगह नहीं भरता है। ठीक है, सीजीआई उसकी जगह नहीं भरता है। ठीक है, क्षमादान वगैरह पढ़ा ही दिया था। अब सुनो। अब जो हाउस का ध्यान से सुनो, एक चीज बता ही देते हैं ना। ठीक है, नॉर्मल लिखते हैं, कोई नहीं।
मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम रटोगे कोई चीज तो भूल जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। ये पहली बार में चेयरमैन या स्पीकर वोट नहीं करते। मान लो कोई रिजोल्यूशन आया, कोई मोशन आया, कोई बिल आया, तो ये पहली बार बिल आया, बिल पे तो वोटिंग होती है, लेकिन मान लो कोई चीज आया, कोई मोशन आया किसी को हटाने के लिए, कोई रिजोल्यूशन आया, और क्या हो गया, मान लो कोई बिल ही आया और उस पे वोट क्या हो गया, 50-50 हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, तो पता कैसे चलेगा ये पास हुआ कि नहीं पास हुआ? तो उस केस में चेयरमैन वोट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट इंस्टांस में चेयरमैन और स्पीकर वोट नहीं करते हैं, तो ही कांट वोट। ठीक है, इन फर्स्ट इंस्टांस। सेम यहां भी क्या है, सेम है। बताओ, फर्स्ट इंस्टांस में दोनों वोट कर सकते हैं? फर्स्ट इंस्टांस, पहली बार में दोनों वोट नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में। अब आप सोचोगे फर्स्ट इंस्टांस कौन सी बीमारी है? मान लो कोई बिल पास होने गया, पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा। मान लो कोई बिल है, ये कहां गया, लोकसभा में, और लोकसभा में मान लो उस दिन 300 मेंबर आए थे। ठीक है, 300 मेंबर आए थे और सिर्फ 150 लोगों ने वोट दिया, और इसको साधारण बिल है, और इसको पास होने के लिए कितना चाहिए, 50% प्लस वन। 50% क्या होगा, 300 का 150 और प्लस वन, तो मतलब 150 प्लस वन चाहिए। वोट कितने चाहिए, 150 प्लस वन। ठीक है, तो अब बताओ मैटर फंस गया है यहां पे, चाहिए वोट कितने चाहिए बताओ, वोट कितने चाहिए बताओ, 151, और मिले कितने बताओ, 150। तो अब स्पीकर अपना वोट दे सकता है। अब सुनो, अब आपके दिमाग में आएगा तो क्या वो 151 ही हमेशा पॉजिटिव देगा? नहीं, निगेटिव दे सकता है। वो अगर इसके फेवर में नहीं दिया वोट तो ये बताओ रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये 301 हो जाएगा, और 301 से कम हो जाए तो इसका मतलब बिल रिजेक्ट। और अगर एक वोट अगर दे दिया तो बिल पास। तो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं देगा, पहले देखेगा कि वोट कितना हुआ है। पहली बार में ही पास हो गया, अगर पहली बार में ही ये 150 तो क्या मान लो 200 आ गए, तो फिर तो बिल पास ही हो गया ना, तो उस टाइम पे वो वोट नहीं देगा। तो स्पीकर और जो चेयरमैन होता है वो पहली बार में, वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं देता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आपने रेफरी वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा। मान लो एक अंपायर है या फिर रेफरी है, तो वो पहली बार में मतलब चुना किसी को भी जिता देगा, वो किसी के फेवर में काम करेगा क्या? किसी के फेवर में काम नहीं करेगा। और ये लोग रेफरी का ही काम कर रहे हैं ना, समझ में आया? तो रेफरी का ही काम कर रहे हैं ना, हाउस की देखभाल कर रहे हैं, किसी के फेवर में नहीं। जनरली नहीं होते हैं, वैसे स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही चुना जाता है, बट जनरली नहीं होते हैं, किसी के फेवर में नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो राजा के पद पे बैठा है वही आंखों में पट्टी बांध लेगा तो फिर। ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा का नहीं होता तो संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेटर तो डिप्टी चेयरमैन होगा। नहीं नहीं, कोई डिप्टी चेयरमैन नहीं। जो लीडर, सुनो पहले, हाउस ऑफ द लीडर, हाउस को मेंटेन कौन कर रहा है, चेयरमैन मेंटेन कर रहा है। लीड कौन कर रहा है, चेयरमैन कर रहा है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव ही इसीलिए हुआ है भाई, कि वो थोड़ा सा राज्यसभा को भी देखे। राज्यसभा कई मामलों में थोड़ी कम पावरफुल होती है, अब आप देखोगे जैसे मनी मिल का मामला हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मामले होते हैं जहां पे थोड़ी सी कम पावर होती है। ऑर्डिनरी बिल के मामले में जहां पे ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा की पॉपुलेशन ज्यादा है और नॉर्मल 50% वन से पास होता है, तो ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो। चेयरमैन हो, चेयरमैन ही होगा, डिप्टी चेयरमैन नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान देना। तो लीडर ऑफ द हाउस होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखना।
यहाँ इक्वलिटी की जगह लेटर लिख देता हूं मैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे कंफ्यूज हो जाओगी इसलिए मैंने ऐसा बताया। अब आपको अगर जो भी डाउट होगा ना आप समझ में आ जाएगा, अब वो डाउट, ठीक है। अब सुनो, यहां पे जो लिखा है पढ़ो इसको, ठीक है। तो ऐसे देखो ना, आपने घर का चेयरमैन पापा, अगर पापा बाहर हैं तो मम्मी चेयरमैन हो जाती हैं, और मम्मी की जगह हम थोड़ी ले सकते हैं, क्यों सर? एकदम एकदम देखो, ये बच्चा है एकदम दिमाग लगा के पढ़ रहा है। देखो बच्चे ने सही बोला, बोल रहा है कि देखो अपने घर का चेयरमैन कौन होते हैं? पापा। अगर पापा बाहर गए तो मम्मी चेयरमैन हो जाती है, अब हम थोड़ी ना हो जाएंगे, ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, बच्चा सही बोल रहा है। देखो ध्यान से सुनो, अब सुनो, अब भूल जाओ सारी चीजें, अब यहां पे फोकस करो। मैंने क्या बोला? जो चेयरमैन और स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो, क्या चल रहा हो, अगर इनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो तो चेयरमैन तो कभी वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने बताया था ना, वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है, तो वो अपने फेवर में कभी वोट नहीं कर सकता। ना वो फर्स्ट इंस्टांस में कर सकता है, ना वो सेकंड इंस्टांस में कर सकता है। एक बात समझ में आ गई? पहले ये बात समझ में आ गई। सुनो, दूसरी बात, जो डिप्टी चेयरमैन होता है बताओ, वो भी चेयरमैन बन सकता है। ये चेयरमैन नहीं भी मान लो डिप्टी चेयरमैन ही है, तो जब डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल का प्रोसेस होगा तो बताओ वो हाउस में चुना गया है ना, वो हाउस का सदस्य है ना, वो राज्यसभा का सदस्य है, तो वो पहली बार ही वोट कर सकता है, वो दूसरी बार या उसके बाद वोट नहीं कर सकता है। ऐसे ही स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन, जब इन तीनों का रिमूवल प्रोसेस हो, क्या हो बताओ? रिमूवल प्रोसेस हो, जब इनको रिमूव किया जाए इनके पद से, तो इतना ध्यान रखना कि ये पहली बार ही वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सेकंड सेकंड इंस्टांस में जब बराबर हो गया तब वोट करेंगे, नहीं, ये वाला सीन अप्लाई नहीं होगा। जब बराबर हो गया तब वोट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ, मैंने क्या बोला? नॉर्मल कंडीशन में ये इनका रिमूवल का प्रोसेस नहीं चल रहा है जहां पे वो वोट कर रहे हैं। मान लो कोई बिल फंस गया, कहीं पे वोटिंग हो रही, कोई रिजोल्यूशन आ गया, कोई मोशन आ गया, तो वहां पे क्या कर रहे हैं? ये वोट कर रहे हैं, वहां पे ये वोट नहीं कर सकते। ये वोट कब करेंगे बताओ? जब कोई चीज बराबर हो गया तो वहां पे वोट कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन जब इनके रिमूवल का प्रोसेस चले तब वोट नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यहां जब ये सदस्य है ही नहीं तब कैसे वोट कर सकते हैं? तो प्रावधान है तो कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जो बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना, नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? मैं तो, ये तो बेईमानी हो गई, मैं तो करने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो चला जाऊंगा, लड़ो मत। ठीक है। अभिषेक, पहली बात तो ये अभिषेक नाम जैसे मैं बार बार ले रहा हूं, वैसे आप लोग भी याद कर लो, क्योंकि ये बच्चा मुझे हर बार धमकी दे रहा है, सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, बताओ। ठीक है, क्लियर है, बट मेरा नाम ले लो। ठीक है अभिषेक, नाम ले लिया मैंने आपका। ठीक है, और बच्चे भी ले लेंगे तुम्हारा नाम। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट समझो। तो फर्स्ट इंस्टांस में चेयरमैन और स्पीकर वोट नहीं कर सकते, नॉर्मल कंडीशन में फर्स्ट इंस्टांस में चेयरमैन और स्पीकर वोट नहीं कर सकते हैं। जब बराबर हो जाएगा तब वो वोट करने आते हैं। लेकिन मान लो रिमूवल प्रोसेस चल रहा हो, रिमूवल प्रोसेस किसका चल रहा हो बताओ? रिमूवल प्रोसेस किसका चल रहा हो? चेयरमैन का, तो वोट नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल प्रोसेस चल रहा है, तो बताओ स्पीकर चुना जाता है ना लोकसभा से, डिप्टी स्पीकर भी चुना जाता है और डिप्टी चेयरमैन भी चुना जाता है, तो सभी उस सदन के सदस्य होते हैं। तो जब सदस्य होते हैं तो उनको वोट देने का भी अधिकार है, और वोट देने का अधिकार है तो अपने रिमूवल प्रोसेस में वो वोट दे सकते हैं। लेकिन कब दे सकते हैं? फर्स्ट इंस्टांस में ही, सेकंड इंस्टांस में नहीं दे सकते। वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाएगी तो क्या? मैं बोल रहा हूं, एक बच्चा यही लगा रखा है राज पांडे, वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाएगी तो क्या सीजेआई उन सीट को फिल करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं बोल तो दिया एक बार। ठीक है, तुम्हें डाउट ही आ रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बताओ, एकदम सिंपल बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 76 में दिया है, क्या प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में वाइस प्रेसिडेंट का वोट दे सकते हैं? एक बच्चा पूछ रहा है, ये लो, एक बच्चा पूछ रहा है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में वाइस प्रेसिडेंट वोट दे सकता है?
ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं दे सकता, सिर्फ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, बोथ द हाउस वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रेसिडेंट, राज पांडे, हाँ ठीक है, थैंक यू सर चेयरमैन का, क्या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, ठीक है, तो सीजीआई वाला तो कंफर्म हो गया। सीजीआई वाले देखो, यहां पे देखो, ये आर्टिकल 76 में दिया गया है, सुनो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये समझो, अटॉर्नी जनरल मतलब वो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, मतलब उनसे बड़ा विधिक सलाहकार कोई नहीं होता भारत सरकार का। और ये ध्यान रखो कि जब वो भारत सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं तो किसी भी कोर्ट में, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके सुनवाई करेंगे, हाई कोर्ट में जाके सुनवाई करेंगे। आप सोचोगे फिर तो वो निचली कोर्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा विधिक अधिकारी होता है। तो फिर बताओ, तो फिर वो छोटी कोर्ट में नहीं जाएंगे, अरे वो किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में, ठीक है, जा सकते हैं। बच्चे बोल रहे हैं बी आंसर होगा, सुनो ध्यान से, देखते हैं बी होगा कि सी होगा। तो कह रहे हैं कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहली बात तो ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, जब अपॉइंटमेंट होता है तो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, इस बात का ध्यान रखना। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशंस, मतलब मैं वैसे भी आपको आर्टिकल 76 पढ़ा सकता था, आर्टिकल 76 में कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन देखो, तो ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशंस एज रिक्वायर्ड बाय अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज की होनी चाहिए। बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताओ ये स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, बताओ हाई कोर्ट के जज के बराबर उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं। इसके बाद वाला देखो, ये बताओ आप, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही शैल हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया था आपको, तो ये तो सही होगा। मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के टाइम पे, मतलब परिपालन करने के समय, उसे भारत के सभी न्यायालयों में श्रवणा अधिकार, मतलब सुनने का अधिकार होगा। बच्चे कुछ कह रहे हैं सही है, एक बच्चा कह रहा है कि एससी के बराबर होना चाहिए, गलत है। ठीक है, राज पांडे ने ही बोला कि गलत है, तो क्या है, ये गलत है। इस बात का ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। क्यों, कि इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। किसके, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के, यहां लिख रहा हूं, सही पूछो तो सीजीआई के बराबर होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन क्वालिफिकेशन डिफर नहीं करती सीजीआई की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन डिफर नहीं करती, तो इसलिए सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो शुड बी इक्वल टू क्या, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस बात का ध्यान रखना, हाई कोर्ट नहीं है। तो इसमें से ये कथन अगर गलत हो गया, चलो ठीक है, मान लो आपको ये पता है कि सिर्फ यही कथन गलत है, तो अब सुनो एग्जाम हॉल में कैसे करोगे। तो जिसमें दो है ऑप्शन वो तो कट कर दो, इसमें भी दो है ये भी कट कर दो। अब पहला स्टेटमेंट तो आपको देखना ही नहीं, क्योंकि पहला तो सही है, क्योंकि पहला दोनों में है, जब दोनों में है तो सही ही है। तो अब आपको देखना तीसरा स्टेटमेंट, अगर तीसरा सही होगा तो बी सही हो गया, अगर तीसरा सही नहीं होगा तो वन सही हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना एग्जामिनेशन हॉल में। तो इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, क्या, कि ही शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस टू एनी कोर्ट, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस बात का ध्यान रखना। तो समझ में आया बच्चे, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में काफी हद तक एलिमिनेशन मेथड चलता है, तो इस बात का ध्यान रखना, उसको अप्लाई करो। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज्ड। मैं आपको बताया था, ये सिंपल था, इसके थोड़ा सा याद रखो। क्रोनोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये सिंपल है, ये आप बताओ, इसका आंसर बताओ। ये सिंपल नहीं है ठीक है, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को भी एजीआई बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बट उसको फिर क्या करना होगा बताओ, उसको फिर वो पोस्ट त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा।
सीजे अलग अलग होते हैं। सीजेए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ बेटा जो सीजेआई होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो तो मतलब सारे लोग तो चीफ जस्टिस होंगे नहीं, तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और क्या वो दोनों ऑफिस होल्ड करेंगे? देखो जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका ऑफिस जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, और वो पारिश्रमिक पर काम करते हैं, उनका कोई वेतन भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। और वो दूसरी बात यह है कि वो एज एन अटॉर्नी जनरल वो सरकार का भी काम करते हैं और अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, वो सरकार के पार्ट टाइम सलाहकार होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बोला कि इसको ले चलता हूं क्लास में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहां पे देखो, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च परमादेश राष्ट्रपति में निहित है, इसका क्या तात्पर्य है? तो अब वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस शक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च परमादेश किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित किया नहीं किया जा सकता, ऐसा तो है ही नहीं। तो ही सी कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाई लॉ, इसका मतलब ये है कि ही शी शैल बी रेगुलेटेड बाई लॉ। तो ड्यूरिंग मतलब कि उनको कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, या फिर ही शी शैल बी रेगुलेटेड बाई लॉ, या फिर ड्यूरिंग वॉर द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस ओनली फ्रॉम द चीफ्स ऑफ द डिफेंस स्टाफ। बच्चे बोल रहे हैं सी है, ठीक है। ड्यूरिंग वॉर द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। अरे नहीं, फंडामेंटल राइट्स देखो, कोई भी करेगा तो एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। अब यहां पे ओनली दे दिया तो वो किससे सलाह करेंगे बताओ? प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ सलाह करेगा चीफ ऑफ मतलब सीडीएस से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, या फिर रक्षा प्रमुख से सलाह लेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे? मैंने क्या बोला? अटॉर्नी जनरल कोई नहीं बन सकता, आप बोल रहे हो कोई भी बन सकता, मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने का क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है बताओ? या तो पहली बात तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, दूसरा वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में क्या हो, प्रैक्टिस किया हो एज अ लॉयर। दूसरी बात क्या हो, वो क्या, या कम से कम किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक एज अ जस्टिस रहा हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का जज होने के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए एप्लीकेबल होता है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वहां जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी क्यों परेशान हो रहे हो? तो वो क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो वही सेम क्वालिफिकेशन होती है किसकी बताओ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? तो ही, ये कथन सही है बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, पहली बात तो कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाई लॉ, ये तो गलत है। लॉ द्वारा तो उसको रेगुलेट होना ही है, सबको होना है। और यहां पे ओनली दे दिया, कहां देखो, ड्यूरिंग वॉर द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एडवाइस किससे लेगा? चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस फोर्सेस, बस और किसी से नहीं। तो ये गलत है। वो जो एडवाइस लेगा वो भाई वो डिफेंस मिनिस्टर की लेगा, और डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं, मैंने बोला कि सारी की सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन लोकसभा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो वो किससे लेगा सलाह? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। और ये सस्पेंड फंडामेंटल राइट, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता, वो फंडामेंटल राइट सस्पेंड करेगा। सस्पेंड ऑटोमेटिकली 19 के कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो बताएंगे क्लास के बाद। व्हाट्सअप कर दूंगा, हाँ अभी भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद वही व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, और तो इसको करके आना। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ ये है क्या बताओ, इंपीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट, इंपीचमेंट प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में बताया था, तो बताओ। और ये क्वेश्चन कर लेना है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति, ये तो सेम है हिंदी में, ठीक है। बस पार्लियामेंट वैसे भी मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बताया है, बाकी जो पार्लियामेंट है वो क्लास कल से प्रॉपर स्टार्ट होगी, ठीक है। किसी का अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से रिवीजन करो, और जिसको जो भी समझ में नहीं आता पूछो, ठीक है, क्लास में पूछो, रिवाइज करो तभी। बोथ द हाउस कहाँ गया? बोथ द हाउस, ठीक है।
वो आप देख लेना, एकदम सिंपल है क्वेश्चन, इसलिए उसको छोड़ दिया, जो था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। डाउट नहीं है किसी का कुछ? पूछो एक बात, कौन सी बात? बच्चे बोलते हैं सर एक बात है, अरे बात ही डायरेक्ट पूछ लो, पूछो फटाफट, चलो पूछो, मैं आपकी बात के लिए रुका हूं, बताओ क्या पूछना है। आपके जो नोट्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, वो काफी है, हाँ वही काफी है, ठीक है। अगर आप अपने बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने नोट्स दिया है वो रिवाइज कर लो। और आपको आई थिंक फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस मिले, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के नहीं मिले होंगे, तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा दे रहा हूँ, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन करना, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, फिर उसके बाद आपको 15-16 क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े अच्छे, तो उसको भी करना है, छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। ऐसे फंडामेंटल ड्यूटी से लगभग 30 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आज में। सर जी वोट का साइड प्लीज शो कर दो ना, कौन सा वोट का साइड सर जी? वोट के स्लाइड शो कर दीजिए, कौन से वोट के स्लाइड, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, ये वाला? बच्चा कौन सा कह रहा है? ठीक है देख लेना, पीडीएफ तो वैसे भी सेंड करते हैं ना, तो इतना क्या परेशान हो रहे हो? वोट का साइड चेयरमैन चेयरपर्सन वाला, हाँ भेजा जाएगा तुम्हें पीडीएफ, इतना परेशान हो रहे हो? ठीक है, बस करें आज के लिए, बस इतना ही, चलो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।